डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सौरभ अग्रवाल फ्रॉम कॉन्वेक्स क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं बेटा, दैट इज ऑप्टिक्स। बेसिकली पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑप्टिक्स में अपने को पढ़ना क्या है। एक्चुअली अपने को लाइट के बारे में स्टडी करना है। ऑप्टिक्स में जब भी कोई लाइट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से पास होती है तो उनके क्या फिनोमिनाज होते हैं, कैसे बिहेव करती है, वो सारी चीज़ें अपने को ऑप्टिक्स के अंदर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले जब लाइट के बारे में स्टडी करनी है तो हम देखते हैं कि लाइट होती क्या है। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है बेटा? लाइट एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स की ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये मेरी पाम्स हैं, दोनों पाम से मैंने हथेलियों को दोनों को मेरे को रब किया। रब करने के बाद यहाँ पर भी हीट एनर्जी जनरेट हुई, बट क्या इसकी हेल्प से मैं ऑब्जेक्ट्स को देख सकता हूँ? नहीं। इसका मतलब क्या ये लाइट है? नहीं। ऐसी एनर्जी का फॉर्म जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्ट को विजुलाइज कर सकते हैं, सिर्फ उसी एनर्जी के फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? लाइट। दैट इज लाइट। ओके। इसके बाद अब लाइट की बात करें, जैसे मान लो अपने पास ये सरफेस है बेटा, इस पर अगर अपने पास बहुत सारी या कोई लाइट रे आती है तो इसके साथ क्या क्या हो सकता है? हो सकता है ये लाइट रे उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, हो सकता है ये सरफेस इसको अब्जॉर्ब कर ले, या फिर हो सकता है ये लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाए। तो इसके बेसिस पे जब लाइट उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्लैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लैक्शन। अगर ये लाइट रे ये सरफेस अब्जॉर्ब कर ले तो दैट इज नोन एज अब्जॉर्प्शन। दैट इज नोन एज अब्जॉर्प्शन। ओके, ठीक है बेटा। अगर ये लाइट दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाए तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ओके। तो बेटा बेसिकली अपने को जिन दोनों फिनोमिना के बारे में ऑप्टिक्स में स्टडी करनी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा रिफ्लेक्शन से। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ओके, शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? अभी मैंने बताया, ये मान लो अपनी एक सरफेस है, इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है। ये अपने पास लाइट रे इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही थी। इंसिडेंट होने के बाद अगर ये इसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई तो इस बाउंसिंग बैक फिनोमिना को अपन क्या बोलेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे अपनी इंसिडेंट होती है, इस लाइट रे को बोला जाता है बेटा इंसिडेंट रे। जो बाउंस बैक होकर लाइट रे चली गई, दैट लाइट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपने 10th क्लास तक पढ़ा हुआ था। बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों के ज्वाइनिंग पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर होता है, इस परपेंडिकुलर को बेटा हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। दैट इज नॉर्मल। ओके। रिफ्लेक्शन में जो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में जो एंगल है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। तो एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिक बातें आपको रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके बेटा, इतना नोट करो। इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। नोट किया? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक बेसिक बातें चलेंगी जो कि आपको सबको पुरानी क्लासेज में पढ़ी हुई हैं, उसी के बारे में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो टाइप के होते हैं बेटा। पहला आपको सबको पता है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल आई किसके बराबर होता है बेटा? एंगल फर्स्ट लो। फर्स्ट लो क्या है आपका? एंगल आई जो है आपका वो किसके बराबर होता है? एंगल आर की। सबको पढ़ा हुआ है? बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखो, आपके पास है सेकंड लो।
सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा? सेकंड लॉ आपको कहता है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। जितनी भी लाइट रे, ये आपके पास इंसिडेंट लाइट रे आई थी, ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये नॉर्मल थे तीनों। अभी इस बोर्ड की बात करें, ये आपके पास एक प्लेन है, सारी लाइट रे और ये नॉर्मल सारे एक ही प्लेन में है, ये रिफ्लेक्शन में होना जरूरी है। तीनों के तीनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में होते हैं। ये दोनों आपके पास इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इसी के बेसिस पे पूरा रिफ्लेक्शन चलेगा बेटा। आपको ये दोनों लॉ अच्छे से पता होना चाहिए बेटा। इसके बाद आप रिफ्लेक्शन की कैसी भी प्रॉब्लम हो उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। एक छोटे से इलिस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं बेटा, बहुत आसान सा इलिस्ट्रेशन है। देखो कैसे, एक छोटा सा क्वेश्चन देखने में लगता है कि हाँ दोनों लॉज तो मुझे आते हैं, क्या इसका प्रैक्टिकली आपको क्या इंपॉर्टेंस है वो पता है नहीं है, वो एक एग्जांपल से पता लगेगा। ये एक सरफेस है, यहां पर एक इंसिडेंट लाइट रे आई और इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम में चली गई। मैंने बोला यहां पर एक नॉर्मल है, मैं बोला कि इंसिडेंट लाइट रे के करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर पी कैप है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे का यूनिट वेक्टर क्यू कैप है, नॉर्मल को मैंने बोला दैट इज एन कैप। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी कैप क्रॉस क्यू कैप डॉट एन कैप, क्या वैल्यू है इसकी? सब लोग ट्राई करें एक बार, उसके बाद डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो पहले पोज करेंगे, स्क्रीन को पोज करके सोल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सबने ट्राई किया? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको अच्छे से पता है बेटा, जब भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो उसका दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो तो पहली क्वांटिटी की तरफ आप फिंगर्स को टर्न करते, मूव स्प्रेड करते हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को टर्न करते हैं, घुमाते हैं। घुमाने के बाद आपका जो थंब आता है, ये आपके पास फिजिकल क्वांटिटी एक थी जिसकी तरफ आपने उंगलियों को आपको स्प्रेड किया, दूसरी की तरफ घुमाया तो थंब आपका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताता है। यानी कि ये जो पी कैप क्रॉस क्यू कैप है इसकी डायरेक्शन आपके बोर्ड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगी। मैंने पी कैप की तरफ उंगलियां स्प्रेड करी, इसके बाद क्यू कैप की तरफ घुमाया तो मेरा थंब किधर है? आउटवर्ड टू दी बोर्ड। दैट मीन्स आपकी जो डायरेक्शन आएगी पी कैप क्रॉस क्यू कैप की वो क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड। ओके, अब मुझे पता है इस जो वेक्टर आया इनके रिजल्टेंट उसको मुझे एन कैप के साथ क्या करना है? एन कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। और डॉट प्रोडक्ट में मुझे पता है क्या होता है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, इसको मैंने रिजल्टेंट मान लिया ए वेक्टर डॉट ये एन कैप था। अगर इसमें मुझे डॉट को सोल्व करना होता है तो ये मैं जानता हूं क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप कोस थीटा। अब मुझे पता है नॉर्मल मेरा बोर्ड के प्लेन में है, ये वालों का रिजल्टेंट मेरे पास आउटवर्ड बोर्ड था, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? कोस 90। और हम सब लोग जानते हैं कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0। इसका मतलब ये रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? 0। इस तरीके से आप इसका इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। कहने को लॉ सबको पता होता है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, वो आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। नोट करो इसे, इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं बेटा। मिटा रहा हूं इधर। ओके, ये आपने रिफ्लेक्शन के दोनों लॉज पढ़े हैं बेटा। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हर जगह आपको रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ऑप्टिक्स बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को बेसिकली दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? अभी पता चलेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है?
अगर मैं बोलूं मेरे पास अगर एक प्लेन स्मूथ सरफेस है, ये मेरे पास प्लेन स्मूथ सरफेस है बेटा, प्लेन स्मूथ सरफेस, ओके, और इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, मुझे सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि इंसिडेंट लाइट रे और सॉरी इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं, इतना सा पता होना चाहिए। देखो कैसे, मैं बोलूं मेरे पास एक सिमेट्रिक लाइट रेज का पैटर्न मुझे मिल रहा है, ये ऐसे इंसिडेंट लाइट रेज का पैटर्न है। अब सोचो ये वाली लाइट रे कहां जाएगी, मुझे नहीं पता, पहले मैंने नॉर्मल बनाया, इस पॉइंट के लिए भी मैंने नॉर्मल बनाया। अब सोचो मुझे इतना पता है कि लाइट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उतने पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस लाइट रे के लिए भी ऐसा ही करो। इसी तरीके से और लाइट रे आ रही होती तो सेम थिंग वही आपके पास होता। तो आपके पास जो रिफ्लेक्टेड पैटर्न मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, देखो एक सिमेट्रिक पैटर्न मिल रहा है, इसलिए इस टाइप के रिफ्लेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास रिफ्लेक्शन एक प्लेन स्मूथ सरफेस से हो जिसकी वजह से आपको रिफ्लेक्टेड लाइट रेज का जो पैटर्न है वो रेगुलर मिलता है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को अपन बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई, आसान था, सिंपल था, नोट करें। इसके बाद जो सेकंड टाइप का जो रिफ्लेक्शन है दैट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ध्यान से समझना बेटा। मैं बोलूं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की, इस बार अगर मेरे पास जो सरफेस है वो प्लेन स्मूथ नहीं है, फिर कैसी है, रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने से क्या हो जाएगा सर, देखो कुछ भी नहीं, आपको तो सिर्फ रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में पता होना चाहिए। मैंने बोला इस बार मेरे पास ऐसे रफ सरफेस है बेटा, आप तो वैसे ही सिमेट्रिक पैटर्न लेकर आओ लाइट रेज का। मैं ये लाइट रेज लेकर आया बेटा, एक ऐसे, एक लाइट रे ऐसे और एक लाइट रे लेकर आया बेटा यहां पर। तीनों कैसे जाएंगी, यहां वाली लाइट रे के लिए मैंने यहां परपेंडिकुलर टू दी सरफेस ड्रॉ किया, यहां वाली के लिए यहां ड्रॉ किया और यहां वाली के लिए यहां ड्रॉ किया। अब तीनों को जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रही है नॉर्मल के साथ उतने ही एंगल पर आप इसको सेंड करेंगे। देखो ये जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर मैंने इसको सेंड कर दिया, यहां से यूं सेंड किया, यहां से यूं सेंड किया। क्या इस बार भी आपको सिमेट्रिक पैटर्न मिल रहा है, नहीं, इसका मतलब ये कैसा रिफ्लेक्शन है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर आपके पास सरफेस जो है प्लेन स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है, इसका मतलब उसके पास रफ सरफेस होने की वजह से हर एक पॉइंट पर जो लाइट रे पैरेलल आ रही हैं उनके लिए भी इंसिडेंट एंगल अलग अलग होगा बेटा, और अलग अलग एंगल होने की वजह से रिफ्लेक्टेड एंगल अलग अलग होगा, इसकी वजह से आपको सिमेट्रिक पैटर्न नहीं मिलता। तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं बेटा, नोट करो इतना। ओके, नोट हो गया, मिटा रहा हूं बेटा, इतना समझ में आया, आगे मिटा रहा हूं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये आपने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा। अब बेटा अपने को जो रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग सरफेसेस से रिफ्लेक्शन को पढ़ना होता है। जैसे मुझे प्लेन मिरर से पढ़ना है या स्पेरिकल मिरर से पढ़ना है, पैराबोलिक मिरर से पढ़ना है, जैसी सरफेस हो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के मिरर बनाए जाते हैं और उन्हीं से अपन रिफ्लेक्शन को उसी मीडियम में बाउंस बैक कराने वाले जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर। तो हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर। ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर क्या होता है, पहले तो प्लेन मिरर क्या होता है या मिरर क्या होता है वो समझते हैं बेटा। अगर कैसी भी सरफेस हो, जैसे प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, नाम से पता लग रहा है, अगर मेरे पास प्लेन स्मूथ सरफेस हो और इसको एक तरफ से मैं पॉलिश कर दूं, पॉलिश को मैं डॉटेड लाइन, ये सॉरी डार्क लाइन एक साइड से मैं इसको कर रहा हूं, दैट इज द सिंबल ऑफ पॉलिशिंग। इसको अगर मैं एक साइड से पॉलिश कर दूं और दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन करवाऊं तो इस तरीके के फिनोमिना को या इस तरीके के जो सरफेस हैं उसे मैं क्या बोलूंगा, प्लेन मिरर। ओके, अब प्लेन मिरर में जो पॉलिश करते हैं बेटा दैट इज बेसिकली आप सिल्वर पॉलिश करते हो बेटा, सिल्वर की, जिसका लैटिन नेम आप सब लोग जानते हो, अर्जेंटम एजी से रिप्रेजेंट करते हैं।
सिल्वर की ही पॉलिश क्यों करते हैं बेटा? सिल्वर एक अच्छा रिफ्लेक्टर है, इसलिए अपन यहाँ पर किसकी पॉलिश करते हैं? सिल्वर की। बाकी आजकल आप देखोगे तो आपके घरों में जो मिरर है, प्लेन मिरर, तो उसमें आपको हो सकता है प्योर सिल्वर की पॉलिशिंग ना मिले, क्योंकि कॉस्टली पड़ता है। तो आपके पास अगर बेस्ट रिफ्लेक्टर बनाना हो तो आप सिल्वर की पॉलिश करते हो, अदरवाइज आप अदर जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स हैं उनकी भी पॉलिश कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं बेटा प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर क्या होता है ये समझ में आया। अब इससे रिफ्लेक्शन कराना सीखते हैं बेटा। कैसे रिफ्लेक्शन करता है वो बात मुझे समझनी है, ध्यान से सुनो। अब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको छोटा सा कंसेप्ट और पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी मिरर में। इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो समझना है। तो इसमें सब पॉइंट एक बार डालेंगे कि इमेज फॉर्मेशन क्या है ये समझते हैं। किसी भी मिरर से, आइदर दैट इज प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर, किसी भी तरह का मिरर है, उससे इमेज कैसे फॉर्म होती है वो समझने की जरूरत है। तो आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की इमेज किसी मिरर में बनानी है तो उससे कम से कम 2 लाइट रे मुझे जरूरी चाहिए। अगर 2 से कम लाइट रे हैं तो कभी भी इमेज नहीं बनेगी, और 2 से ज्यादा कितनी भी लाइट रे हों वो सारी रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती हैं और मिलती हुई अपीयर होती हैं उसी पॉइंट पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं प्लेन मिरर का एग्जांपल देकर बता रहा हूं कैसे इमेज बनती है। जैसे मैं बोलूं ये मेरे पास प्लेन मिरर है बेटा, ठीक है। इस प्लेन मिरर के एक साइड में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दी, ये पॉइंट साइज कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी मुझे इमेज बनानी है। अच्छा, अगर ये एक सोर्स है, ये लुमिनस सोर्स भी हो सकता है, नॉन लुमिनस भी हो सकता है। लुमिनस और नॉन लुमिनस दोनों में अंतर पता है ना। लाइट सोर्स की बात करें, साइड में लिख रहा हूं, हालांकि बेसिक आपको 10 तक पता होता है। लुमिनस सोर्स क्या होते हैं बेटा? लुमिनस नाम से पता लग रहा है ऐसे लाइट सोर्स जो खुद की लाइट से विजिबल होते हैं, विच आर विजुअलाइज फ्रॉम दियर ओन लाइट, आर नोन एज लुमिनस लाइट सोर्स। जैसे मैं बात करूं एग्जांपल, सन के पास खुद की लाइट है या किसी और की लाइट से विजुअलाइज हो रहा है? हाँ, खुद की लाइट है, दैट इज लुमिनस लाइट सोर्स। इसके बाद मैं बात करूं स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं वो किसकी लाइट से विजिबल होते हैं? खुद की लाइट से, तो वो भी क्या है? लुमिनस लाइट सोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप मैं बात करूं, कभी रात को देखे हो जुगनू, जानते हो सब लोग? जुगनू जो रात को उड़ते हैं किसकी लाइट से विजुअलाइज होते हैं बेटा? क्या किसी और की लाइट लेते हैं? नहीं। तो उसको भी अपन किसकी कैटेगरी में डाल सकते हैं? लुमिनस लाइट सोर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये रहता है कि जैसे बिल्ली की आंखें वो क्या रात के अंधेरे में चमकती हैं? हाँ, लेकिन वो तभी चमकती हैं बेटा जब उन पे कोई लाइट डले। तो उसको अपन लुमिनस श्रेणी में नहीं डालेंगे, लुमिनस की कैटेगरी में नहीं होगा। लुमिनस लाइट सोर्स वो होंगे जो खुद की लाइट से विजुअलाइज होते हैं। मेरी बात समझ में आई? इसके बाद दूसरा जो लाइट का सोर्स होता है दैट इज नॉन लुमिनस लाइट सोर्स। ये कैसा लाइट सोर्स है बेटा? नॉन लुमिनस लाइट सोर्स ऐसे लाइट के सोर्स होते हैं जो दूसरों की लाइट से विजुअलाइज होते हैं। जैसे मैं मेरी बात करूं, क्या आप सबको विजिबल हूं, लेकिन क्या मेरी खुद की कोई लाइट है? नहीं है, लेकिन मैं दूसरों की लाइट से विजुअलाइज हो रहा हूं, इसलिए ऐसे लाइट के सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस। जैसे मैं बात करूं बोर्ड आपको विजुअलाइज है, क्या बोर्ड की खुद की लाइट है? नहीं है, तो कैसा लाइट सोर्स है? नॉन लुमिनस। इस तरीके से मैं बोलूं जितनी भी वॉल्स हैं, बोर्ड हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे कैसे सोर्स हैं? नॉन लुमिनस। मून है, प्लानेट हैं, जितने भी, वो सारे क्या हैं? वो सारे आपके पास कैसे सोर्स हैं? नॉन लुमिनस लाइट सोर्स हैं बेटा। अब बात करें ये ऑब्जेक्ट है, मैंने क्यों बताया लुमिनस नॉन लुमिनस के बारे में? बच्चों को लगता है ये तो कोई लाइट का सोर्स ही नहीं है, ये भी लाइट का सोर्स है। कैसा लाइट सोर्स है? नॉन लुमिनस की कैटेगरी का सोर्स है। क्या इससे भी लाइट रे निकलेंगी? हाँ, लेकिन वो दूसरों की लाइट ही चाहे रिफ्लेक्ट कर रहा हो या भेज रहा हो, लेकिन है कैसा सोर्स? लाइट का सोर्स है। उसे कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? नॉन लुमिनस में। अब इससे लाइट रे आ रही है बेटा, अब इससे हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे निकलेंगी। मुझे इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 लाइट रे चाहिए। एक लाइट रे जो इस मिरर पर मैंने माना कि इस तरीके से नॉर्मली आ रही है सरफेस के या मिरर के। अब जब इस सरफेस से नॉर्मली आ रही है, यानी कि नॉर्मल के साथ कितना एंगल हो गया बेटा?
नॉर्मल के साथ 0 डिग्री का एंगल हो गया, और तो 0 डिग्री पर जाती है तो कितने डिग्री पर आएगी बेटा? 0 डिग्री पर, क्योंकि मुझे वही कंसेप्ट याद रखना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, जितने डिग्री पर लाइट रे जाती है उतनी पर ही वापिस आती है। और लाइट रे इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने पहले ही बताया था एटलीस्ट 2 लाइट रेज की जरूरत पड़ती है। दूसरी लाइट रे मैंने यूं सेंड करी है बेटा, ये सेकंड लाइट रे गई, जाने के बाद ये किधर जाएगी? तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये लाइट रे का जो एंगल है नॉर्मल से, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब जितने एंगल पर ये लाइट रे आती है क्या उतने पर ही बाउंस बैक हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, उतने एंगल पर बाउंस बैक हो गई। तो ये एंगल अभी आपके पास जी, अगर ये एंगल आई है तो ये भी कितना हो गया? आई। अब ध्यान से सुनो, मैंने बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट मुझे 2 लाइट रेज की जरूरत है। मुझे दोनों लाइट रे मिल गई, एक रिफ्लेक्शन के बाद यूं जा रही है बेटा, एक दूसरी रिफ्लेक्शन के बाद यूं जा रही है। क्या दोनों कभी मिलेंगी? नहीं। तो क्या पीछे की तरफ मिलती हुई अपीयर हो सकती हैं? हाँ, तो इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ। जहां पर दोनों मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं वहीं आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। ये रियल में तो नहीं मिल रही थी, बट यहां पर मुझे मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, इसलिए इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी दैट इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट थी, ये इमेज थी। अब ये जो इमेज है वो भी 2 कैटेगरी की हो गई, एक आपके पास रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होगी? अगर ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मिलती, ओरिजिनली में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिलती और उसके बाद जो इमेज बनती दैट विल बी रियल इमेज। बट इस केस में क्या रियल में मिल रही है या मिलती हुई अपीयर हो रही है? मिलती हुई अपीयर हो रही हैं, इसलिए इस वाली इमेज को मैं क्या बोलूंगा? वर्चुअल इमेज। दूसरी इमेज आपके पास कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। अगर रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे रियल में मिलती हैं तो उसे अपन बोलेंगे वर्चुअल इमेज। इस तरीके से आपके इमेज फॉर्मेशन अकर होता है किसी भी रिफ्लेक्शन में। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। ये जो आपके पास प्लेन मिरर था, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले इतना नोट करो, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। नोट हो गया बेटा? ओके, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज। ऑफ द इमेज, प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज इन प्लेन मिरर। अभी मैंने आपके सामने एक इमेज बनाई थी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आपको देखनी है। सबसे पहले जब भी आपने प्लेन मिरर में देखा होगा, आपको पता है कि आपका राइट हैंड इमेज कैसा दिखता है? इमेज का लेफ्ट हैंड प्लेन मिरर में घरों में सब लोग देखते हैं, राइट हैंड आपको कैसा दिखता है? लेफ्ट हैंड। इसका मतलब क्या हुआ? इमेज कैसी हो गई? लैटरली इन्वर्टेड। अगर आपका राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट साइड आपको राइट दिखता है तो इसे अपन बोलते हैं लैटरली इन्वर्जन। तो इस टाइप की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। ओके, इसके बाद सेकंड बात करें, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं आपका सर नीचे दिखने लगे और पैर ऊपर दिखने लग जाए? क्या आपकी इमेज इरेक्ट दिखती है या इन्वर्टेड दिखती है? इरेक्ट दिखती है। हाँ सर, मुझे इन्वर्टेड दिखती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये समझ लेना कोई साइक्रोट्रिक दिक्कत है आपको, उसको सही कराएं। इसका मतलब दूसरी जो प्रॉब्लम, दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी प्लेन मिरर में? इरेक्ट इमेज। इसमें इमेज कैसी बनेगी? इरेक्ट इमेज। तीसरी बात करते हैं कि इसकी जो इमेज फॉर्मेशन हुआ वो इमेज रियल है या वर्चुअल है। अभी मैंने आपको दोनों चीजें समझाई थी। इसमें जो इमेज बन रही थी कैसी बन रही थी बेटा? आपके सामने वर्चुअली मिल रहे थे दोनों पॉइंट, तो इमेज कैसी हो गई? वर्चुअल इमेज। ये जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल इमेज। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि ये जो इमेज बनी और ये जो ऑब्जेक्ट थी, इनकी डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप ध्यान से सुनो बेटा, आपको पता है ये एंगल आई है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी कितना हो जाएगा? आई। ओ हो,
अगर ये आई है, देखो जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, आई। अच्छा, तो यहां पर भी एंगल देखो कितना आएगा, वही जेड फॉर्मेशन हो रहा है, आई। अब दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, मैं इनको नाम दे रहा हूं ए और ए बी। अब मुझे पता है दोनों ट्रायंगल में ए बी साइड कॉमन है, कॉमन साइड। इसके बाद मैं बात करूं एंगल बी, दोनों में 90 डिग्री है, यानी एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ए बी आई, या फिर मैं बोल सकता हूं आई बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके सामने सबको पता है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आप देखेंगे आपके पास आरएचएस होती है, आरएचएस सबने पढ़ी हुई है, 10th क्लास में पढ़ी है, राइट एंगल। उसके बाद क्या होता है, राइट एंगल आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनियस, और उसके बाद आपके पास एक साइड ये सेम होनी चाहिए। देखो एंगल के सामने की ये साइड सेम है, ये आपके पास एंगल सेम है, ये देखो ये वाला एंगल जितना होगा उतना एंगल ये है, और इक्वल एंगल्स के सामने की साइड भी इक्वल होती हैं। इस तरीके से आप देखो दोनों ट्रायंगल्स को देखो तो दोनों आपके पास कैसे हो जाएंगे, आरएचएस से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों डायगोनल सेम होने चाहिए, तो आरएचएस से सेम हो जाएगा। अदरवाइज आप वैसे भी बोल सकते हो साइड एंगल साइड, इससे भी आपके पास क्या हो रहे हैं, दोनों कोंग्रेंट हो रहे हैं। इससे ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास, कोंग्रेंट। ट्रायंगल ओ बी ए इज कोंग्रेंट टू ट्रायंगल कौन सा, आई बी ए। अगर दोनों ट्रायंगल कोंग्रेंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम होंगी। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ओ बी साइड किसके बराबर है, बी आई साइड के, यानी साइड जो है ओ बी किसके बराबर है, बी आई के। इसका क्या कंक्लूजन निकला, जितनी डिस्टेंस पे आपके पास प्लेन मिरर पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी डिस्टेंस पर आपके पास क्या होती है, इमेज। यानी कि मैं फोर्थ प्रॉपर्टी को लिख सकता हूं क्या, इक्वल डिस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम दी प्लेन मिरर। ओके, लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं इधर बेटा, नोट नहीं किया तो नोट करना। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, तो फोर्थ प्रॉपर्टी का जो कंक्लूजन लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ दी ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर। ओके, नोट किया, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। इतना नोट करो, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नोट हो गया, ओके, ध्यान से सुनना। एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, इमेज फॉर्मेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है। मैं बोलूं मेरे पास एक प्लेन मिरर है बेटा, ये प्लेन मिरर है, मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां रखा, आपको बताना है, या फिर मैं बोलूं पहले यहां रखा, क्या इमेज फॉर्मेशन होगा। बच्चों के दिमाग में सीधी सी एक बात आएगी, अच्छा इमेज फॉर्मेशन मिरर के सामने तो है ही नहीं, इमेज फॉर्मेशन कहां से होगा। आपको फिर से बता रहा हूं, जब भी इमेज फॉर्मेशन करना है तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर ऑब्जेक्ट से दो या दो से ज्यादा लाइट रे मिरर पर इंसिडेंट हो सकती हैं तो आपके पास 101% इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब इस वाली ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, क्या इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, चेक करते हैं। क्या यहाँ से लाइट रे से हर एक, इस वाली ऑब्जेक्ट से क्या हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट रे निकलती है, हाँ सर। तो मैंने बोला ये एक लाइट रे ऐसे गई और भेजने का तरीका वही है, मैंने बोला नॉर्मल से जितने एंगल पर आती है उतने पर ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। दूसरी लाइट रे एक और लेकर आओ, अब इसकी बात करें, यहां नॉर्मल बनाओ, ये लो, अब ये किधर जाएगी, जितने एंगल पर आएगी उतने पर ही जाएगी, ये लो। क्या दोनों मिलेंगी, नहीं, पीछे बढ़ाएंगे तो मिलती हुई अपीयर होंगी, हाँ बिल्कुल, दोनों को पीछे बढ़ाओ, जहां पर मिलती हुई अपीयर होंगी वहीं पर फाइनल इमेज बन जाएगा। इस तरीके से आपके पास इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और वो का वो कंसेप्ट देखो, अगर इस प्लेन मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूं इस वाली ऑब्जेक्ट की, तो जितनी डिस्टेंस इस वाली ऑब्जेक्ट की है उतनी डिस्टेंस आपकी किसकी आएगी, इमेज की आएगी बेटा। मेरी बात समझ में आई। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपके पास मिरर पर ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट दो लाइट रे आनी चाहिए। मेरी बात समझ में आई, ओके। एक और क्वेश्चन ये नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को मैं आगे और पूछ रहा हूं, छोटा सा कंसेप्ट, मैं बोलूं ये प्लेन मिरर है और इसके लाइन के करस्पॉन्डिंग यहां ऑब्जेक्ट है,
क्या अब इमेज का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ये आपको देखना है। इमेज फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। मैंने फिर बोला था हाँ सर देखते हैं, बनाकर देखो, ट्राई करो, अगर होता है नहीं होता चेक करो, चेक करते हैं। ओके, इससे एक लाइट रे तो प्लेन मिरर के पैरेलल आ जाएगी, लेकिन दूसरी लाइट रे कहां से आएगी? अगर जो लाइट रे इधर चली गई, क्या वो मिरर से रिफ्लेक्ट हो पाएगी? नहीं, मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। इधर गई, वो भी मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब प्लेन मिरर पर मैक्सिमम एक ही लाइट रे जा रही है, तो क्या इमेज का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। इसलिए इस वाले केस में नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल अकर। आंसर लिखेंगे देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, नो फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ओके, नोट किया? और देखो, इसके बाद मैंने आगे एक और क्वेश्चन दिया, खुद देखते ही बता सकते हैं आप लोग। मैं बोलूं अगर ये मेरे पास प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, और जिधर पॉलिशिंग साइड है उधर ऑब्जेक्ट रख दिया, अब क्या इससे इमेज फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी उस पर कोई लाइट रे इससे नहीं आ रही है, इसलिए इसकी वजह से इस पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। नो इमेज फॉर्मेशन। नोट करते जाना है, आगे जाकर ये कंसेप्ट बहुत काम आने वाले हैं। नो इमेज फॉर्मेशन। ओके, अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर मुझे तो यहां पर भी नहीं लग रहा, कैसे पता करूं कि यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा। जैसे आप कभी ओपन डोर शोरूम वगैरह में या सैलून में बैठे हो, और सैलून में शेविंग वेविंग करा रहे हो, और बगल से रोड से कोई लड़की जा रही हो, तो आपकी नजर तुरंत जाएगी, अच्छा लड़की जा रही है, इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपको, क्या वो गर्ल थी, वो मिरर के सामने थी क्या? नहीं थी। फिर भी क्या आपको इमेज दिखी? हाँ बिल्कुल दिखी। इसलिए ऑब्जेक्ट का मिरर के सामने होना कतई जरूरी नहीं है इमेज फॉर्मेशन के लिए। क्या जरूरी है? इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर एटलीस्ट 2 लाइट रेज आनी चाहिए, तब जाकर के आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? ओके, नोट करो, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैसे आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। आगे हर एक लेंस में, मिरर में, कहीं भी कैसा भी मिरर हो, हर जगह आपको इमेज फॉर्मेशन करनी है और पता करना है कि इमेज फॉर्मेशन आपका हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, नोट किया? आगे बढ़ते हैं, नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं सारा, ठीक है? ओके,